जाए, मरे पुरानी प्रीत को कंकर चुन चुन खाए। वक्त के साथ जो नहीं बदलते हैं वो उसी बगुले जैसे होते हैं जो तालाब सूख जाने पर भी कहीं और ठिकाना ढूंढने नहीं जाते और कंकड़ चुन चुन कर खाते हैं। पाकिस्तान बेचना चाहता था अपना JF-17, लेकिन भारत ने उसके पूरे प्लान को कर दिया कैंसिल और उसके नाक के नीचे से लेके उड़ गया बड़ी डील। तो वहीं दूसरी तरफ अब दुनिया जाग रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भड़क गया है अमेरिका। तो सबसे बड़ी खबर, म्यांमार मामले में कूदे अमित शाह, जानेंगे उन्होंने क्या कहा है और क्या करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की जो स्थिति है उसको जानते सब हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। वहीं किसी और समुदाय के लोगों के साथ किसी तरह का अत्याचार या दुराचार होता है तो पूरी दुनिया बिलबिला उठती है और बड़े जोर शोर से कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो इस मामले में कूद पड़ते हैं। ये एक बड़ी सच्चाई है। बांग्लादेश में भी वही स्थिति है। बांग्लादेश में कई ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ 1971 से ही प्रताड़ना होती रहती है। कभी मंदिर टूट जाते हैं, कभी घर टूट जाते हैं, तो कभी और कोई बड़ा कांड हो जाता है। पर अब दुनिया बदल रही है और अब विकसित देशों को भी ऐसा लग रहा है कि प्रताड़ना और अत्याचार के लिए दो अलग अलग नजरिया नहीं हो सकते हैं। अगर हम भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लिए मानव अधिकार की बात करते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए भी मानव अधिकार की बात होनी चाहिए। हाल ही में बांग्लादेश से एक हिंदू युवक ने हिफाजते इस्लाम के कट्टरपंथी समर्थक और इस गुट के संयुक्त सचिव मौलाना मुफ्ती मामून उल हक और उनके ही गुट के सदस्य अल्लामा जुनेद बाबू नगरी के भाषण पर आलोचना करी थी। यह आलोचना इस हिंदू युवक ने फेसबुक के माध्यम से करी थी, जिसके बाद वहां इस आलोचना का विरोध होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि हिंदुओं के गांव नौगांव में 70 से 80 घरों में तोड़फोड़ की गई थी। अब यह मामला अमेरिका में उछला है। अमेरिका की हिंदू नेता और निचले सदन में सांसद रही तुलसी गाबार्ड ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को 1971 से लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को जिहादी कट्टरपंथी विचारधारा का सामना करने के लिए आगे आना होगा। वैसे ये बहुत बड़ी बात बन गई है कि पूरी दुनिया में कट्टरपंथी सोच बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है और उसके सपने को बिल्कुल चूर चूर कर दिया है। दरअसल भारत के साथ हवाई युद्ध को लेकर पाकिस्तान अपने जिस लड़ाकू विमान की तारीफों की पुल बांधते हुए नहीं थकता है, उसकी सच्चाई तो वैसे पूरी दुनिया जानती ही है। पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल ग्रीस की एक वेबसाइट पेंटो पोस्टेगमा ने खोली थी। इस वेबसाइट में एक एक पॉइंट से लेकर ये बताया गया था कि पाकिस्तान और चीन ने जो मिलकर JF-17 बनाया है वो लड़ाकू विमान तो दरअसल खिलौने से ज्यादा नहीं है। JF-17 वही लड़ाकू विमान है जिसका ब्लॉक 3 वेरिएंट पाकिस्तान अब बनाने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और वहाँ के डिफेंस एक्सपर्ट ये कहने लगे कि ये बिल्कुल राफेल की तरह होगा। वैसे सच्चाई ये है कि जिन गुणों को लेकर इसे राफेल के साथ तुलना की गई थी, हकीकत में वो काफी दूर की कौड़ी है। यह एक लो कॉस्ट लड़ाकू विमान है जिसे चीन के घटिया एवियोनिक्स और विपन्स के साथ विकसित किया गया है। इसे बनाते समय चीन और पाकिस्तान ने एक दूसरे को सांत्वना दी थी कि भारत के सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 को ये आसानी से टक्कर दे सकता है। पर हकीकत ये हुआ है कि अभी JF-17 पर मेंटेनेंस का खर्चा इतना ज्यादा पड़ रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा बोझ बन गया है। पाकिस्तान शुरू में इस विमान के एवियोनिक्स को पश्चिमी देशों से खरीदना चाहता था, लेकिन चीन ने दबाव बनाते हुए न सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा करने से मना कर दिया, बल्कि चीनी एवियोनिक्स के साथ बनाए विमान को लेने के लिए मजबूर भी कर दिया। और अब इसी JF-17 के लिए पाकिस्तान पटा रहा था मलेशिया को वो JF-17 बेचने के चक्कर में था, पर इस डील को बुरी तरीके से नाकाम कर दिया भारत ने और मलेशिया को तेजस का ऑफर दे दिया। और मलेशिया की
एयरफोर्स की टीम जल्द ही आ रही है भारत LCA तेजस को पूरी तरीके से देखने के लिए। दरअसल आपको बता दें, इस विजिट में LCA प्रोडक्शन की फैसिलिटी, परीक्षण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उसको देखेगा मलेशिया, और तेजस की युद्धक क्षमता को भी देखेगा। भारत मलेशिया को तेजस MK1A वर्जन आइसा रेडार के साथ और नए एविनिक्स के साथ ऑफर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस में कई तरह के मिसाइलों को लगाया जा सकता है। भारत इस मामले में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया है कि तेजस मलेशिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। वैसे मलेशिया भारत से अभी 12 तेजस विमानों को खरीदेगा, लेकिन जल्द ही वह 24 और विमानों को खरीदेगा। भारत ने तेजस के साथ साथ जमीन और हवा दोनों में मलेशिया के लिए ट्रेनिंग में सहयोग की बात भी रखी है इस डील में। साथ ही साथ फुल मेंटेनेंस, रिपेयर, इन सारी की सुविधा मलेशिया को भारत देगा अगर भारत से तेजस खरीदता है मलेशिया तो। वहीं इसके साथ ही भारत ने एक और बड़ा ऑफर दिया है, जिसकी वजह से मलेशिया तेजस को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा, और वो है कि साब के ग्रिपेन विमानों की तुलना में इसकी लागत काफी कम है। ग्रिपेन और JF-17 की तुलना में, यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया के T-50 की तुलना में भी भारत का दिया गया ऑफर मलेशिया के लिए काफी अच्छा है। वैसे मलेशिया भारत के साथ इसलिए भी जाना चाहता है क्योंकि मलेशिया का चीन के साथ इस वक्त तनातनी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है म्यांमार मामले में। म्यांमार मामले में भारत अब काफी एक्टिव हो गया है, और एक्टिव होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि भारत में धीरे धीरे घुसपैठ की संख्या बेहद बढ़ती जा रही है। बॉर्डर पर भीड़ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत को इस मामले में कूदना ही पड़ रहा है। ऐसे मामले में अब अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान आया। उन्होंने ये कहा है कि हमने म्यांमार के सरकार से बातचीत करी है। हमने उन्हें कहा है कि अगर उन्हें मेडिसिन की, फूड की जरूरत है तो वो हम उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन म्यांमार को अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं उन्होंने बड़े बेबाक ढंग से और सीधे सीधे ये कहा है कि ये भारत की जिम्मेदारी नहीं है। भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा है, और हम किसी की मदद दवाइयों से, भोजन से कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे देश में घुसपैठ करे। इस तरीके से अगर अवैध तरीके से घुसपैठ होती रही तब तो खुद भारत में एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। वैसे म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की नजरों में है, क्योंकि वहाँ हालात सचमुच खराब हो गए हैं। वहीं जब भारतीय गृह मंत्री से ये कहा गया कि सिविल सोसाइटी ये सोचती है कि भारत अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है म्यांमार के मामले में, और उतना नहीं कर रहा है कि जितना भारत को करना चाहिए, जिसके जवाब में अमित शाह ने ये कहा कि जिनको ऐसा लगता है उनको जरूर करना चाहिए। वैसे बात सीधी है और थोड़ी कड़वी भी है, लेकिन ये सच है कि भारत अगर हर किसी को इस तरीके से भारत में घुसने के लिए दे देता है तो एक समय ऐसा आएगा कि भारत के लोगों को दूसरे देशों में शरण मांगनी पड़ेगी। वैसे इस मामले में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अमित शाह ने जो जवाब दिया क्या वो सही है या गलत है? जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।